गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. तर पुन्हा एकदा मला माझ्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं हार्दिक स्वागत आहे. तर मुलांनो, या अगोदर आपण शिकलो होतो ए सी सर्किट्स. या ए सी सर्किटमध्ये आपण पाहिलेलं आहे ए सी सर्किट विथ रेजिस्टन्स, ए सी सर्किट विथ इंडक्टर, ए सी सर्किट विथ कॅपॅसिटन्स. त्यानंतर आपण याच्यामध्ये आणखी एक कन्सेप्ट पाहिलेली आहे इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स आणि कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स. ठीक आहे, त्यामध्ये आपण एक आणखी कन्सेप्ट पाहिलेली आहे इम्पेडन्स. ठीक आहे, आज आपल्याला जे टॉपिक चालू करायचं आहे त्या टॉपिकचं नाव आहे रेझोनन्स. काय? रेझोनन्स. आता रेझोनन्स काय असते? रेझोनन्स इज द इफेक्ट ऑकर्स वेन द इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स अँड कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स आर इक्वल. ठीक आहे, काय म्हणते रेझोनन्स? रेझोनन्स हा असा इफेक्ट आहे की ज्यामध्ये इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स म्हणजे काय होते? एक्सेल. ठीक आहे, ज्यामध्ये इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स आणि कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स कसे असतात? इक्वल असतात. ठीक आहे, असा इफेक्ट की ज्यामध्ये एक्सेल आणि एक्सी म्हणजे इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स आणि कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स कसे असतात? इक्वल असतात. त्या इफेक्टला काय म्हटलं जाते? रेझोनन्स म्हटलं जाते. काय म्हटलं जाते? रेझोनन्स. आणि ज्या फ्रिक्वेन्सीवर द फ्रिक्वेन्सी ॲट विच दीज रिॲक्टन्स आर इक्वल, ज्या फ्रिक्वेन्सीवर हे रिॲक्टन्स इक्वल होतात त्या फ्रिक्वेन्सीला कोणती फ्रिक्वेन्सी म्हटली जाते? रेझोनन्स फ्रिक्वेन्सी म्हटली जाते. ठीक आहे, आणि ही रेझोनन्स फ्रिक्वेन्सी कोणत्या लेटरने दाखवतात? इट इज डिनोटेड बाय FR. ठीक आहे, कशाने दाखवलं जाते ते? FR. ठीक आहे, म्हणजेच रेझोनन्स फ्रिक्वेन्सी डेफिनेशन काय होईल? द फ्रिक्वेन्सी ॲट विच दीज रिॲक्टन्सेस आर इक्वल इज कॉल्ड अ रेझोनंट फ्रिक्वेन्सी अँड इट इज डिनोटेड बाय FR. मग ह्या रेझोनन्सचा इफेक्टचा कुठेही उपयोग केला जातो? तो उपयोग केला जातो ट्युनिंग सर्किट्समध्ये. कशामध्ये? ट्युनिंग सर्किट्समध्ये. इट इज यूज इन रेडिओज और अँड इट इज यूज इन टेलिव्हिजन्स इन द ट्युनिंग सर्किट. ओके, तर हा आहे टॉपिक आपला रेझोनन्स. तर रेझोनन्स हे आपले दोन प्रकारचे असतात, एक सिरीज रेझोनन्स आणि दुसरा आपला पॅरलल रेझोनन्स. तर आपण आता बघूया सिरीज रेझोनन्स फ्रिक्वेन्सीचा फॉर्म्युला कसा डिराईव्ह केला जाते, त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक काय आहेत आणि त्याची फेजर डायग्राम काय. ठीक आहे, त्यानंतर आपण बघूया पॅरलल रेझोनन्स. ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं सीरीज रेजोनेंस क्या होता है. क्या देखना है हमको? सीरीज रेजोनेंस. ठीक है, अब सीरीज रेजोनेंस में क्या करेंगे? हम एक रेजिस्टेंस लेंगे. ठीक है, उसके बाद एक इंडक्टर लेंगे, उसके बाद एक क्या लेंगे? कैपेसिटर लेंगे. ठीक है, ये हमारा क्या है? इंडक्टर. ये हमारा क्या है? रेजिस्टेंस. और ये हमारा क्या है? कैपेसिटर. इन तीनों को हम कैसे जोड़ेंगे? सीरीज में जोड़ेंगे. कैसे जोड़ेंगे? सीरीज में. किसके अक्रॉस? अक्रॉस द अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स. ये हमारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स हो गया. इसके अक्रॉस ये हमने कैसे जोड़ा है? सीरीज में जोड़ा है. लेट आई बी द अल्टरनेटिंग करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट. आई क्या है? एक अल्टरनेटिंग करंट है जो इस सर्किट के अंदर क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है. लेट द अल्टरनेटिंग वोल्टेज बी V इक्वल्स टू VM साइन ऑफ ओमेगा टी. अब आपको पता है कि जब हम रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर सीरीज में जोड़ते हैं तो ये करंट जो है ये वोल्टेज को कुछ फेज एंगल में क्या करता है? लीड करता है. ठीक है, तो लेट द इक्वेशन ऑफ वोल्टेज बी Vm sin of omega t and equation of current is Im sin of omega t plus phi. phi को हम क्या कहेंगे? फेज एंगल. क्या कहेंगे? ये फेज एंगल. अब ये फेज एंगल कितना रहेगा वो हम बाद में देखते हैं. फेज एंगल. ठीक है, अब ये फेज एंगल की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है. इसका मतलब है हमारा अल्टरनेटिंग करंट जो है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को क्या कर रहा है? लीड कर रहा है. क्या कर रहा है? लीड. ठीक है, अब हमको कंसेप्ट क्या देखना है? व्हाट इज सीरीज रेजोनेंस.
तो हमने रेजोनेंस का क्या कंसेप्ट देखा था? रेजोनेंस का कंसेप्ट ये देखा था कि ऐसा इफेक्ट कि जहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैसे रहते हैं, इक्वल रहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, एक चोक कॉइल यूज़ की। तो इसका एसी रेजिस्टेंस क्या रहता है, एक्सएल, और एक्सएल को ही क्या कहा जाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। उसी प्रकार कैपेसिटर का भी एक एसी रेजिस्टेंस रहता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और जिस फ्रीक्वेंसी पे वो इक्वल होते हैं उस फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। सो एट रेजोनेंस क्या हमारा सेम रहता है, एक्सएल और एक्ससी कैसे रहते हैं, सेम रहते। कहाँ पे, एट रेजोनेंस। अभी आपको पता है एक्सएल का वैल्यू क्या होता है, एक्सएल का वैल्यू होता है 2 पाई एफ इंटू एल। क्या होता है, 2 पाई एफ इंटू एल, वेयर एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट सिग्नल। और एक्सी का वैल्यू होता है 1/2 पाई एफ इंटू सी। क्या होता है, 1/2 पाई एफ इंटू सी। अब आपको पता है कि इंडक्टर और कैपेसिटर का वैल्यू अगर हम ये फिक्स रखें तो एक्सएल जो है ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फ्रीक्वेंसी को। उसी प्रकार एक्ससी जो है वो किसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, फ्रीक्वेंसी को होगा। ठीक है, इसका मतलब है इफ द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। मतलब एक्सएल क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसी प्रकार अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज होगी तो ये सर्किट जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगी। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, तो फिर ये कैपेसिटिव सर्किट जैसा काम करेगी। ठीक है, लेकिन कौन से फ्रीक्वेंसी पे ये दोनों इक्वल होती है, एट एफ इक्वल्स टू एफ आर, मतलब एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, और उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब हमें पता है, क्या पता है कि एक्सएल का वैल्यू होता है 2 पाई एफ इंटू एल, लेकिन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे दोनों कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। और एक्सी का वैल्यू होता है 1/2 पाई एफ इंटू सी। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कौन सी लेंगे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कौन सी लेंगे, एफ आर लेंगे। ठीक है, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एफ आर स्क्वायर इक्वल्स टू ये होगा 1/4 पाई स्क्वायर एल इंटू सी। टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड वी गेट द फार्मूला 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल इंटू सी। तो इस फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या कहा जाता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इफ यू नो द वैल्यू ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर यू कैन इजीली कैलकुलेट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हमने क्या डिराइव किया, 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल इंटू सी। अब इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे हमारा करंट कैसे बिहेव करता है वो हम देखेंगे। ठीक है, उसके लिए हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड दी करंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्स एक्सिस पे लेंगे फ्रीक्वेंसी और वाई एक्सिस पे लेंगे करंट। ठीक है, तो इस प्रकार का ग्राफ मिलेगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे करंट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। करंट की जो वैल्यू है इस फ्रीक्वेंसी पे कैसे होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, देखो कौन सी फ्रीक्वेंसी, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट का वैल्यू कैसा है, मैक्सिमम है। ठीक है, और इसके नीचे मतलब करंट का 0.707 टाइम्स IM अगर रहता है। ठीक है, मतलब करंट की 70.7 जो वैल्यू रहेगी, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखो ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी F1 होगी
और दूसरी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगी, f2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारी दो है, एक f1 है और एक f2 है। तो हम यहाँ से बढ़ रहे, यहाँ से जैसे जैसे हमारा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है, हमारा करंट का जो वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। लेकिन एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आएगी कि उस फ्रीक्वेंसी पे करंट कैसे होगा, मैक्सिमम होगा, और वो फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। फिर इसके नीचे हम कितना भी फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाए तो हमारा जो करंट जो है वो ऐसे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस प्रकार का हमें क्या मिलता है, ग्राफ मिलता है। तो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को कहा जाता है रेजोनेंस कर्व। क्या कहा जाता है, रेजोनेंस कर्व। ठीक है, अब इस फ्रीक्वेंसी पे हमारा सर्किट कैसे काम करेगा ये हम देखेंगे। तो बच्चों आपको पता है कि सीरीज रेजोनेंस में एक्सएल और एक्सी कैसे रहता है, सेम रहता है। ठीक है, हमें पता है आरएलसी सर्किट के लिए इम्पेडेंस का वैल्यू क्या होता है, Z इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी ऑफ होल स्क्वायर। ठीक है, इसके जगह हमने लिखा था, ठीक है, क्या लिखा था हमने, एक्स, यानी इसको क्या कहा था, रिएक्टेंस क्या होता है, एक्सएल माइनस एक्सी। ठीक है, कब होता है, इफ एक्सएल इज ग्रेटर दैन एक्सी। अगर ऐसा भी होता है, कब होता है, इफ एक्सी इज ग्रेटर दैन एक्सएल। ठीक है, तो एट रेजोनेंस पे क्या होता है बच्चों, एट रेजोनेंस पे हमारा एक्सएल और एक्सी का वैल्यू कैसे रहता है, सेम रहता है। तो अगर ये सेम रहता है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो हमारा जो इम्पेडेंस है उसका वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, मतलब आर। तो हमारा जो सर्किट है वो कैसे बिहेव करेगा, एज ए रेजिस्टिव सर्किट जैसे काम करेगा। ठीक है, ये इस प्रकार से काम करेगा कि उसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम में देखो बच्चों क्या होता है, एक्स एक्सिस पे हम प्लॉट करेंगे करंट, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है। और आपको पता है कि सीरीज रेजिस्टेंस में वोल्टेज जो रहता है वो कैसे रहता है, इन फेज में। ठीक है, रेजिस्टेंस में कैसे रहता है, इन फेज। वी आर इज द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस। ठीक है, और वी एल इज द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर और वी सी इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। ठीक है, अब आपको पता है कि इंडक्टर में वोल्टेज जो है वो करंट को 90 डिग्री में क्या करता है, लीड करता है। इसी प्रकार कैपेसिटर में जो वोल्टेज है वो करंट को 90 डिग्री में क्या करता है, लैग करता है। लेकिन रेजोनेंस पे VL और VC का वैल्यू कैसे रहता है, सेम रहता है। इसलिए वो एक में को क्या करेंगे, कैंसल करेंगे, और सिर्फ क्या बचेगा, VR बचेगा। क्या बचेगा, VR। इसलिए मैंने कहा कि सीरीज रेजोनेंस में हमारा जो सर्किट है कैसे काम करेगा, एज ए रेजिस्टिव सर्किट। तो करंट क्या होगा, करंट होगा I इक्वल्स टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पेडेंस। क्या होगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पेडेंस। तो इम्पेडेंस इक्वल्स टू क्या होगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। ठीक है, और ये इम्पेडेंस का वैल्यू कितना है हमारा, R है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्या करता है, सीरीज रेजोनेंस सर्किट काम करता है। ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है एट रेजोनेंस एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी। रेजोनेंस पे क्या होता है, एक्सएल और एक्सी कैसे रहता है, सेम फेज में रहता है, बट दे आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। पर वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज रहता है, देखिए, इसलिए वो एक में को क्या करते हैं, कैंसल करते हैं। ठीक है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है करंट इज मैक्सिमम एट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे हमारा करंट कैसा है, मैक्सिमम है। बिलो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी नहीं यहाँ पे। ठीक है, हमारा जो एक्सएल का वैल्यू रहता है वो एक्सी से बहुत कैसे रहता है, कम रहता है। तो उस समय हमारा
सर्किट जो है वो कैपेसिटिव सर्किट जैसे काम करेगा। यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम अगर फ्रीक्वेंसी है उस समय हमारी एक्सएल की वैल्यू एक्सी से बहुत कम रहेगी और उस समय हमारा जो सर्किट है वो सर्किट कैपेसिटिव सर्किट जैसे काम करेगा। ठीक है, अबाउ द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल ये एक्सी से बड़ा रहेगा और एक्सएल और एक्सी से बड़ा रहता है तो उस समय हमारा सर्किट इंडक्टिव सर्किट जैसे काम करेगा। और पांचवा कैरेक्टरिस्टिक है एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे हमारा जो इम्पेडेंस है, ठीक है, अगर हम इम्पेडेंस को प्लॉट करते हैं तो इस प्रकार से हमारा कर्व बनेगा। ठीक है, ये इम्पेडेंस जो है वो कैसे रहता है, मिनिमम रहता है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे जेड का जो वैल्यू है वो कैसे रहेगा, मिनिमम, एंड इट इज इक्वल्स टू द रेजिस्टेंस। 6 एट रेजोनेंस सीरीज रेजोनेंस सर्किट, रेजोनेंस एट रेजोनेंस पे सीरीज रेजोनेंस सर्किट को एक्सेप्टर सर्किट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्सेप्टर सर्किट। तो दिस इज अबाउट द रेजोनेंस, सीरीज रेजोनेंस सर्किट। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंस पैरामीटर्स हम देखेंगे, जैसे क्यू फैक्टर क्या होता है, बैंडविड्थ क्या होता है। ठीक है, वो हम अगले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।